हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो आज अपन करने वाले हैं जो कि कक्षा 9 है। कक्षा 9 का कक्षा 9 की संख्या पद्धति। कक्षा 9वीं संख्या पद्धति 1.2 अध्याय 1.2 अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है। तो नीचे दिए गए कथनों को सत्य और असत्य लिखना है अपन को। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिसको अपन को सत्य और असत्य में बताना है, और अगर वो सत्य है तो उसका कारण देना है कि वो सत्य क्यों है, और अगर वो असत्य है तो कारण देना है कि वो असत्य क्यों है। तो पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो मैंने जब आपको संख्या वाला वीडियो बताया था तो उसमें बताया था कि वास्तविक संख्या क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको दो बातें जानना जरूरी हैं। एक अपरिमेय संख्या और दूसरी वास्तविक संख्या। वास्तविक और अपरिमेय संख्या, ये दोनों चीजें आपको जानना जरूरी हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि ये जो अपना पहला कथन है ये बिल्कुल सत्य है। ये जो अपना पहला कथन है ये बिल्कुल सत्य है। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये सत्य क्यों है। क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय इनकी परिभाषा है कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का परिवार जब अपरिमेय और परिमेय के समूह मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण करता है। वास्तविक संख्याओं का निर्माण तब होता है जब परिमेय और अपरिमेय को अपन एक कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें पूछा गया है कि पहली बात सत्य इसलिए है कि इसमें दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो अपन लिखेंगे कि परिमेय, अपन ये अब कारण लिख रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। अपन अब कारण लिख रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को। ठीक है, सत्य बात यह है। और इसमें कारण लिखना है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये अपना आंसर है कि ये बिल्कुल सत्य बात है। और इनने बोला था कि कारण देना है, तो कारण ये होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं वो सभी वास्तविक संख्या हैं, जितनी भी परिमेय संख्या हैं वे सभी भी क्या हैं, वे सभी भी वास्तविक संख्या हैं। अब दूसरा जो नंबर का क्वेश्चन है जिसमें दूसरा में पूछा गया है कि संख्या रेखा में प्रत्येक बिंदु करनी एम के रूप का होता है। इनने ये बोला है कि जो संख्या रेखा है उसमें प्रत्येक बिंदु करनी एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका अपन को कारण भी देना है और अपन को ये बताना है कि ये सत्य है या फिर ये असत्य है। तो आपका पहला जो है वो सत्यवाद था। अब अपन देखेंगे दूसरे नंबर का। तो इसको मैं बता देता हूं कि ये जो ये बोल रहे हैं ये असत्य बात है। इसका जो आंसर होने वाला है वो असत्य होने वाला है। और कारण मैं आपको अब बताता हूं कि क्या कारण है कि ये असत्य होने वाला है। ठीक है, तो अपन को क्या लिखना है, अपन लिखेंगे क्योंकि। अपन को इसमें एग्जाम्पल लेना है।
अपन तो कर्णी 2 ले लेते हैं, सबसे छोटा है। कर्णी 2 और कर्णी 3, मैंने क्या लिखा, क्योंकि कर्णी 2 और कर्णी 3 के बीच, ठीक है। अपन को एग्जाम्पल लेना है तो अपन ने कर्णी 2 और कर्णी 3 ले लिया, तो इसमें अपन को लिखना है क्योंकि कर्णी 2 और कर्णी 3 के बीच अनंत अनंत संख्याएं अनंत संख्याएं अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? अनंत संख्याएं होती हैं, जो कि अनंत संख्याएं होती हैं जो कि कर्णी m के रूप की नहीं होती हैं। जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या भी होती है। ये अपन का आंसर था, और ये अपन ने जो कारण दिया है उसमें क्या लिखा है कि ये बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि कर्णी 2 और कर्णी 3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, जो कि बिल्कुल भी कर्णी m में नहीं होती हैं, कर्णी m भी नहीं होती हैं, और जहां m एक प्राकृत संख्या भी होती है। अपन ने क्या लिखा है कि कर्णी m में बिल्कुल नहीं होती हैं। अपन जब कर्णी संख्या रेखा में कर्णी 2 और कर्णी 3 के बीच में संख्या लिखेंगे तो बहुत सारी संख्या लिखेंगी, और कोई m होगा जो एक प्राकृत संख्या होगी, लेकिन वो कर्णी m में नहीं होगी। और ये बोल सकते हैं कि हो सकती है, तो यहाँ पर कुछ आंसर कुछ और होता, लेकिन इनने बोला है कि होती ही है, तो मैंने भी बोल दिया कि नहीं होती हैं। बस यही आपका आंसर है, आप लिख लें। अब देखेंगे तीसरा, इसमें अपन को कारण भी देना है, सत्य सत्य के साथ साथ अपन को ये भी बताना है कि इसका क्या कारण है। तो ये तीसरे नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लीजिए पहले का इन्हें रिपीट कर दिया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जब मैंने बताया था कि जितनी भी परिमेय संख्या हैं वे सभी वास्तविक संख्या हैं, लेकिन आपको एक बात जानना आवश्यक है कि प्रत्येक जितनी अपरिमेय संख्या वे सभी वास्तविक संख्या हैं, लेकिन जितनी भी वास्तविक संख्या हैं वे अपरिमेय संख्या नहीं है, सारी नहीं है, क्योंकि ये एक चीज नहीं, इनमें परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर ये इनका निर्माण होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जितनी भी वास्तविक संख्या वे सभी परिमेय संख्या हैं, ये असत्य बात है। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि जितनी भी परिमेय संख्या वे सभी, जितनी भी वास्तविक संख्याएं वे पूरी परिमेय संख्या, ये भी असत्य बात है। हाँ, लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या है वे वास्तविक संख्या, जितनी भी अपरिमेय संख्या है वे वास्तविक संख्या है। तो अपन इसका जो आंसर देने वाले हैं वो असत्य देने वाले हैं, बिल्कुल एक गलत बात इनने बोल दी। और इसका जो कारण अपन लिखेंगे तो अपन लिखेंगे कि जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं वे वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि अपन इसमें लिख देंगे कि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी शामिल है। ठीक है, अगर आपको मेरी लिखावट समझ में नहीं आती है
तो मैं इसको बोलता भी चलता हूं। ठीक है, बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। ऐसा नहीं है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। मान के चलिए एक पिता के दो पुत्र हैं, तो दोनों पुत्रों पर पिता का समान अधिकार है, लेकिन एक पुत्र ये नहीं बोल सकता कि पिता पर सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि दोनों पुत्रों का पिता पर समान अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन पिता ये बोल सकता है कि भाई साहब आप दोनों मुझसे ही हैं, मैं आपसे नहीं हूं। ठीक है, यही यहाँ पर हो गया कि जो वास्तविक संख्या है वो पिता है और ये उनके दोनों पुत्र हैं। चलिए आप ये नोट कर ले, फिर अपन सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। ठीक है, चलिए ये जो अपने तीनों सत्य सत्य थे ये अपन ने हल कर लिए। अब अपन चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। सवाल नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या हो। तो अपन लिखेंगे सभी वर्गमूल, बोला उसने कि वर्ग, ठीक है मैं बोल दूंगा अभी, पहले मैं लिख लूं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब इसने ये बोला है कि अपन को एक कारण भी देना है, तो अपन एक कारण दे देंगे। तो अपन लिखेंगे जैसे जैसे करनी चार। ठीक है, जैसे करनी चार एक अपरिमेय संख्या है। जब इसका अपन वर्गमूल निकालेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या बोला गया है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपन ने उदाहरण भी दिया करनी चार का वर्गमूल 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये जो कि एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लें। चलिए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरे में बोला गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। जो करनी 5 है अपना, इसको किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ये अपन को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें कुछ भाषा लिखेंगे, फिर अपन को इसको हल करना है। ठीक है, ठीक है, संख्या करनी 5 को करनी 5 को संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए संख्या रेखा करनी 5 को संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए अपन 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 इकाई, 0 से 2 इकाई
0 से 2 इकाई अपन क्या लेंगे कि दूरी, ये दा बना है, ये दूरी लिखा है, दूरी OA, ठीक है। यहाँ पर अपन O भी लेंगे। अब इसमें क्या बोला गया है कि कर्णी 5 को संख्या रेखा में निरूपित करने के लिए 0 से 2 इकाई की दूरी को अपन लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कर्णी 5 है वो 0 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल कितना होता है 4, लेकिन ये 2 से बड़ा होगा और 2 और 0 दोनों से बड़ा होगा, इसके आगे अपन को निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद अपन लिखेंगे कि इस पर OB को लेकर अपन OB को लेकर AB, OB को लेकर AB एक लंब, AB अपन एक लंब बनाएंगे, AB एक अपन लंब बनाया अपन ने, ठीक है। अपन ने पहले OB को एक रेखा ले ली, उस पर AB एक क्या खींच दिया, लंब खींच दिया, ताकि जिसकी लंबाई 1 इकाई हो, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिसकी लंबाई 1 इकाई हो, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी लंबाई है जो अपन 1 इकाई मान के चलेंगे, ठीक है। इस प्रकार OA अपन क्या करेंगे, अब इस प्रकार अपन OA को अपन OA की लंबाई कर्णी 5 होगी, अब आप पूछ रहे होंगे कि ये लिख के मैंने कैसे सिद्ध कर दिया कि OA की लंबाई कर्णी 5 होगी। तो जब मैं आपको ये आप अभी नोट कर लें, फिर जब मैं आपको कभी चित्र बना के बताऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि OA की लंबाई कर्णी 5 क्यों होने वाली है। उसके पहले आप इसको लिखें, कर्णी 5 एक संख्या रेखा को निरूपित करने के लिए 0 से 2 इकाई की दूरी OB लेकर AB एक लंब बनाया जिसकी लंबाई 1 इकाई हो। इस प्रकार OA की लंबाई कर्णी 5 होगी। कितनी होगी, कर्णी 5 होगी। भाई 5 नहीं लिखना है, यहाँ पर कर्णी 5 होगी। OA की लंबाई कितनी होगी, कर्णी 5 होगी। इतना आप लिख लें, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब अपन को कुछ और लिखना है, 1-2 लाइन इस प्रकार, फिर उसके बाद मैं आपको चित्र बना के बता देता हूं। अब O को केंद्र मानकर, अब अपन O को क्या मान लेंगे, केंद्र। अब O को केंद्र मानकर, अब O को क्या मानकर, अब O को केंद्र मानकर तथा OA को त्रिज्या। अपन OA को क्या मानेंगे, त्रिज्या मानेंगे। O को अपन ने केंद्र मान लिया, ठीक है, और OA को अपन ने त्रिज्या लेकर एक रेखा, ठीक है। अपन ने इसको त्रिज्या लेकर एक रेखा, त्रिज्या मानकर OA को त्रिज्या एक रेखा, ठीक है। अपन ने जब OA को एक त्रिज्या मान ली है तो अब अपन क्या करेंगे, त्रिज्या मानकर लेकर रेखा पर चाप लगाएंगे, ठीक है। अब अपन त्रिज्या लेकर अपन क्या करेंगे, अब रेखा पर, एक रेखा पर चाप लगाया, रेखा पर क्या लगाया अपन ने, रेखा पर चाप लगाया जो C बिंदु, अब कौन सी बिंदु, C बिंदु पर काटता है, ठीक है, काटता है। इस प्रकार OC बराबर कर्णी 5 होगा। OC बराबर कितना होगा, कर्णी 5 होगा। OC बराबर कितना होगा, OC बराबर है जो कर्णी 5 होने वाला है। इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आपको चित्र बनाकर बताता हूं कि OC बराबर कैसे 5 होने वाला है। इसको पहले आप नोट कर लें।
ठीक है, इसको आप नोट कर लें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अपन को अब लिखना है, अपन एक चित्र बनाने वाले हैं। ठीक है, अब एक अपन चित्र बनाने वाले हैं जिससे आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, क्या बोला था, सबसे पहले अपन ने बोला था कि ओ भी एक रेखा है। ओ भी क्या है, एक रेखा है। ए बी दूरी हो गई। ओ भी क्या है, एक रेखा है। इसकी कितनी, ये 0 से ये 2 है। ठीक है, ये 2 पर है। ये यहाँ पर ओ भी एक रेखा है जिसकी 2 इकाई लंबाई है। इस पर एक लंब डाला, यहाँ पर वो होगा, यहाँ पर क्या डाला अपन ने, यहाँ पर एक अपन ने लंब डाला। और लंब क्या होता है, एकदम 90 अंश का कोण बनाता है। तो ए यहाँ पर कौन सी बिंदु मिल गई, ए यहाँ पर अपन को अब ए बिंदु मिल गई। अब यहाँ पर अपन को कौन सी बिंदु मिल गई, ए बिंदु मिल गई। और जो ओसी है और इसको एक इकाई अपन ने माना था। और अब जब यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं आप कि ये यहाँ पर अपना समकोण त्रिभुज बन गया। और जब अपन इसमें लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग लगाएंगे तो यहाँ पर एक कितना होने वाला है, एक करनी, एक 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग होगा। 2 का वर्ग होगा 4, 1 का वर्ग होगा 1 और ओ ए का वर्ग। जब अपन इनको जोड़ेंगे तो एक कर्ण 5 हो जाएगा। और जब ओ ए से अपन वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर करनी लग जाएगी। तो ये करनी 5 होने वाला है। और यहाँ से एक अपन को एक चाप लगानी है। यहाँ से अपन को इस पर एक चाप लगाने के लिए भी बोला गया है। और ये अपना अपन ने सिद्ध कर दिया कि ये कितना हो गया, करनी 5 हो गया। तो ये आपकी प्रश्नावली यहीं पर समाप्त हो।